नमस्कार। न्यूज नाइट के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में हम देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें आप तक लेकर आए हैं और उसके साथ ही साथ हम सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा के दौरे की, जहां वो G7 सम्मेलन में होंगे शामिल। पीएम ने कहा है कि वैश्विक मुद्दों के अलावा वो ग्लोबल साउथ की बात भी रखेंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ की बात जब रखते हैं तो दुनिया किस तरह से इसको सुनती है। प्रधानमंत्री की हर बात को गौर से सुना जाता है और यही वजह है कि भारत को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार छठी बार G7 समिट में हिस्सा बनने का मौका मिला है। उनके बगैर ये सम्मेलन अधूरा है, ऐसा भी कहा जा रहा है। और हर बीतते दिन के साथ ईरान और इजराइल के बीच जो लड़ाई है वो और तेज होती जा रही है। एक दूसरे को मार गिराने के जो दावे प्रतिदावे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच इसकी छाया G7 समिट पर भी पड़ी है, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस समिट को बीच में छोड़कर अमेरिका वापस पहुंच गए हैं। क्या है ये पूरी खबर, इसको हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ बात होगी कि जनगणना को लेकर अधिसूचना क्या जारी हुई। देश की सियासत में मानो एक नई गिनती शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का बताया है कि वो इस पर भ्रम फैला रही है, तो कांग्रेस कहती है कि जातिगत जनगणना नहीं होने वाली है। इस पर जरूर कुछ ना कुछ बातें सामने निकल कर आई हैं। तो इसमें क्या है जुबानी जंग, इस पर भी हम विशेष तौर पर बातचीत करेंगे, दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें। लेकिन सबसे पहले इस वक्त न्यूज नाइट में हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के कैनानिस्कस में G7 समिट में होंगे शामिल। पीएम ने कहा वैश्विक मुद्दों समेत ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर देंगे जोर। द्विपक्षीय बैठकों का भी है कार्यक्रम। ईरान और इजराइल के बीच घमासान जारी। आईडीएफ ने ईरान में नए चीफ ऑफ स्टाफ अली शदमानी के मारे जाने का किया दावा, तो ईरान ने इजराइल के सैन्य खुफिया निदेशालय और मोसाद के संचालन केंद्र पर हमले का किया दावा। G7 सम्मेलन के बीच में ही छोड़कर अमेरिका वापस लौटे ट्रंप। कहा ईरान के पास परमाणु कार्यक्रम छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं। तेहरान में भारतीय दूतावास का छात्रों और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना जारी। जातिगत जनगणना पर सियासत गरमाई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तेलंगाना मॉडल की उठाई बात, तो भाजपा ने करारा प्रहार करते हुए कहा महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरअंदाज करना और उस पर भ्रम फैलाना कांग्रेस की आदत। और घाटी में फिर से गूंजेगी सैलानियों की खिलखिलाहट। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले के बाद बंद पड़े पर्यटन स्थलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की घोषणा की। पर्यटक खुश। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करते हैं G7 समिट की। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह कनाडा के कैलगरी पहुंच गए। यहां उनका बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने कनाडा पहुंचने के बाद सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट कर लिखा कि G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा के कैलगरी पहुंच गया हूं। शिखर सम्मेलन में अलग अलग नेताओं से मुलाकात करूंगा, साथ ही अहम वैश्विक मसलों पर अपने विचार भी साझा करूंगा। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर भी जोर दूंगा। तो पीएम ने कहा कि ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर दूंगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कैनानिस्कस में सदस्य देश अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा के अलावा कई वैश्विक संस्थाएं और आउटरीच में हिस्सा ले रहे देश भारत, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल होंगे। भारत के लिहाज से भी यह G7 समिट बेहद महत्वपूर्ण है। जब दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों के नेता यहां रॉकी माउंटेन्स ऑफ अल्बर्टा में मिले तो युद्ध G7 के एजेंडे को डोमिनेट करता रहा।
सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच में चलता हुआ युद्ध ही नहीं, अब इजराइल और ईरान के बीच में जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है वो एजेंडे पे छाया रहा। G7 सम्मेलन को लेकर कनाडा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मार्क कार्नी चाहते हैं कि सदस्य देश वैश्विक शांति और सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, रोजगार सृजन जैसे मुद्दों को लेकर सकारात्मक चर्चा करें। लेकिन G7 में पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष और रूस यूक्रेन का संघर्ष हावी रहने वाला है। Der Fortschritt des Irans. This issue, Iran-Israel conflict, will be very high on the agenda of the G7 summit. Am Freitag militärische Ziele. सदस्य देश जारी संघर्ष को खत्म करने को लेकर एकमत नहीं है। वो सिर्फ तनाव को कम करने को लेकर एक संयुक्त बयान जारी करने पर सहमत है। ऐसे में कनाडा संयुक्त बयान के बजाय अध्यक्षीय विवरण जारी करने की कोशिश में है। वहीं G7 के आउटरीच कार्यक्रम में भारत, यूक्रेन, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील जैसे देश 17 जून को हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में कनाडा में। वे G7 देशों व अन्य देशों के साथ साथ वैश्विक संस्थाओं के प्रमुखों के साथ वैश्विक मुद्दों, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीकी विकास और नवोन्मेष को लेकर अपने विचार साझा करेंगे। ये 6वीं बार है जो भारत को गेस्ट कंट्री का आमंत्रण मिला है। ये दिखलाता है कि भारत कितना महत्वपूर्ण है आज की तिथि में दुनिया में। दूसरी बात, G7 के अंदर ही काफ़ी वार्तालाप होगी, काफ़ी चर्चा होगी उन विषयों पर जो आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ऊर्जा की सुरक्षा हुई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, क्वांटम हो गया इत्यादि। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई द्विपक्षीय बैठकों में भी शिरकत करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के अलावा प्रधानमंत्री की वैश्विक नेताओं के साथ बायलैटरल मुलाकातें अहम रहेंगी। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण होगी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ मुलाकात, जो एक अवसर प्रदान करेगी दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर से नरमी लाने की। कैमरामैन NA शिवा कुमार के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज, अल्बर्टा, कनाडा। तो मार्क कार्नी के साथ में, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ में जो मुलाकात होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 समिट के साइडलाइंस पर, वो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। और G7 समिट बेहद महत्वपूर्ण है। अब तक क्या कुछ उस पर हुआ है ये हम आपको समझाने बताने की कोशिश करेंगे। G7 समिट में अब तक के अपडेट है हम आपको देते हैं। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपने देखा, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 सम्मेलन अचानक बीच में छोड़ दिया है और वो अमेरिका वापस लौट गए हैं। उन्होंने कहा है कुछ बड़ा होने की उम्मीद रखिए। ट्रंप ने इजराइल ईरान तनाव के बीच तेहरान खाली करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि तेहरान को खाली कर दिया जाए। तो अब आप समझ सकते हैं कि यह तनाव और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। G7 ने इजराइल का समर्थन किया है साफ तौर पर, ईरान को मध्य पूर्व में अस्थिरता का स्रोत बताया है। तो एक सुर से जो G7 नेता थे उन्होंने इजराइल का समर्थन किया है। G7 का बयान कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए। तो साफ तौर पर अमेरिका और G7 के देश ईरान को परमाणु अप्रसार की बात कर रहे हैं। G7 नेताओं के बयान है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। तो जिस तरह से ईरान पर हमला हुआ इजराइल का, उसका समर्थन करता है G7 के देश। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि रूस को भी G7 से बाहर रखना गलती रही है। रूस को G7 में इंक्लूड किया जाना चाहिए, अब ये ट्रंप कह रहे हैं। G7 नेताओं ने ट्रंप से व्यापार युद्ध कम करने की अपील की है। जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसको लेकर के जो तमाम द्विपक्षीय बातचीत हुई है G7 नेताओं में, उसमें उन्होंने ट्रंप से इस बात की अपील की है। ईरान इजराइल युद्ध विराम की बात करने पर ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इमैनुअल मैक्रों पता नहीं कैसे इसको ये कह रहे हैं कि वहां पर युद्ध विराम की बात है, जबकि मैं कुछ और बड़ा करने जा रहा हूं। G7 नेताओं की द्विपक्षीय मुलाकातें हुई हैं, एक दूसरे के
साथ में बैठे हैं। तमाम जो G7 के देश हैं और यूरोपीय संघ की जो अध्यक्ष हैं वो भी साथ में बैठी हैं। G7 नेताओं ने मध्य पूर्व पर अनौपचारिक बैठक भी की है, यानी कि जो अनऑफिशियल बैठक की है। यूक्रेन और ईरान परमाणु कार्यक्रम से लेकर व्यापार तक के मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। तो ये अब तक के अपडेट्स हैं कि किस तरह से जो G7 के नेता हैं वो आपस में मिले बैठे हैं और एक दूसरे के साथ में बातचीत की है। अब इसमें हम भारत की भूमिका की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से भारत जरूरी है। भारत इसका अंग नहीं है G7 का, फिर भी भारत जरूरी है। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन लगातार अतिथि देश के तौर पर उसको आमंत्रित किया जाता रहा है। लगातार छठी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत कर रहे हैं। 2019 के बाद से लगातार दुनिया भारत की बढ़ती ताकत और प्रासंगिकता को महसूस कर रही है। जो भारत लगातार बढ़ रहा है उसको दुनिया के देश भी महसूस कर रहे हैं, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत की आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव जो है वो लगातार बढ़ रहा है, वैश्विक भूमिका बदल रही है। तो जब ये कहा जा रहा है कि दुनिया में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस देश के साथ बदल रहे हैं, तो ऐसे में भारत की जो भूमिका है वो लगातार बढ़ रही है। सबसे बड़ी आबादी वाला देश है भारत दुनिया भर में और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हम हैं और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। G7 देश भारत को एक सफल लोकतांत्रिक जिम्मेदार देश के तौर पर देखते हैं, कोई रफ या रोग स्टेट नहीं है। और ऐसे में भारत जब एक जिम्मेदार और लोकतांत्रिक देश है तो उससे पॉजिटिव वाइब्स की उम्मीद की जा रही है कि वो एक अपनी सकारात्मक भूमिका विश्व मंच पर जैसे पहले निभाता रहा है, इसलिए उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत का इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक महत्व है। चीन के लिहाज से भी ये और महत्वपूर्ण हो जाता है कि आक्रामक नीतियों के खिलाफ इंडो पैसिफिक में भारत की रणनीतिक जो उपलब्धता है वो बहुत जरूरी है। भारत ग्लोबल साउथ की प्रमुख आवाज है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है और प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि ग्लोबल साउथ की बात करेंगे, जो विकासशील देश हैं उनकी चिंताओं से अवगत कराएंगे, उनकी आवाज उठाएंगे। भारत जैसे देशों को शामिल करके वैश्विक मुद्दों पर सहमति बनाना आसान होगा, क्योंकि भारत जैसे जो देश है वो ग्लोबल साउथ की बात भी करते हैं, तो उनको अगर सहमत कर लिया तो ग्लोबल साउथ को भी मनाया जा सकेगा। वैश्विक चुनौतियों पर भारत का बढ़ता योगदान है। जो तमाम वैश्विक चुनौतियां हो, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो या दूसरी चीजें हो, उस पर भारत का योगदान लगातार बढ़ता रहा है। जलवायु परिवर्तन, डिजिटल परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति जैसे मुद्दों पर भारत की बड़ी भूमिका रही है और इसलिए भी भारत का यहां पर रहना जरूरी हो जाता है। वैश्विक मंचों पर सक्रियता और कूटनीतिक पहल से पीएम मोदी एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित हुए हैं। तो मोदी जी का अपना एक प्रभाव है, अपनी एक प्रेजेंस है और इसलिए भी भारत को दरकिनार नहीं किया जा सकता। उनकी जो कूटनीति है उसकी दुनिया के जो देश हैं वो कायल हैं। तो वैश्विक मंचों पर उनकी सक्रियता और उनकी कूटनीति के सब कायल हैं। तो सबको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, भारत की मौजूदगी ऐसे मंच पर बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं कि पीएम मोदी का क्या एजेंडा है, भारत का क्या एजेंडा है। ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने साफ संकेत भी दे दिया कि ग्लोबल साउथ की आवाज उठाएंगे, उनकी प्राथमिकताएं उठाना, AI फॉर ऑल को बढ़ावा देना। तो जो तमाम तकनीक है वो सब तक पहुंचे, कोई भी देश उसमें छूटे ना, ये भारत का कहना है और ऐसे में ग्लोबल साउथ की बात प्रधानमंत्री उठाएंगे। द्विपक्षीय संबंध कनाडा, अन्य G7 देश और जो अतिथि देशों के साथ जो वार्ता है वो बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि शुरू में कहा कि चाहे वो कनाडा हो या दूसरे देश हो, उनके साथ में जो प्रधानमंत्री की साइडलाइंस में G7 के शिखर सम्मेलन के जो वार्ता होने वाली है, बातचीत होने वाली है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वैश्विक मुद्दे, ऊर्जा, AI, आर्थिक स्थिरता, शांति और कूटनीति। तो लगातार जो चाहे वो जो वेस्ट एशिया हो या फिर जो दूसरे क्षेत्र हों, जो वहां पर युद्ध जैसी स्थिति है, ऐसे में जो वैश्विक मुद्दे हैं उसमें जो भारत की भूमिका है, जो भारत का से है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आतंकवाद का विरोध लगातार भारत करता रहा है और इस मंच पर भी करेगा। पहलगाम हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया है भारत ने और एक बार फिर यहां पर भारत ये बात जरूर रखेगा कि आतंकवाद के खिलाफ वो खड़ा है और उसको दुनिया का समर्थन चाहिए। भारत की भूमिका वैश्विक शांति, नवाचार और विकास में, जैसा कि कहा कि जो भारत की बढ़ती हुई भूमिका है वैश्विक जो तमाम मुद्दे हैं उनके योगदान में, तो उसके समर्थन में, तो ऐसे में ये जो है भारत की भूमिका बहुत बड़ी और बहुत बेहतर हो जाती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका, भारत की भूमिका और G7 जो समिट है ओवरऑल, उसको आपने इसके जरिए समझा होगा कि कितना महत्वपूर्ण है ये समिट और इसमें भारत की क्या भूमिका होने वाली है। और यही आज हमारे विशेष चर्चा का विषय भी रहेगा। आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है कनाडा में पीएम मोदी दुनिया से संवाद। कनाडा में पीएम मोदी दुनिया से संवाद, ये आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है। कनाडा में पीएम मोदी
दुनिया से संवाद आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ खास मेहमान एम्बेसडर गुरजीत सिंह जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं मौजूद हैं। एम्बेसडर सिंह, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर शीतल शर्मा जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर शीतल शर्मा, बहुत स्वागत है आपका। एम्बेसडर सिंह, अगर आपके साथ शुरू करना चाहें सीधे तौर पर G7 का जो महत्व है भारत के लिहाज से, क्योंकि लगातार ये 6ठी बार है जब प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है, कैसे देखते हैं इसको, क्या महत्व है? तो ये मंजूर है कि एक बड़ी लोकतांत्रिक जिम्मेवार देश जो भारत है उसके ना होने से G7 का ही स्टेचर कम होता है। एक बात दूसरी स्पष्ट है कि शायद भारत अकेले दुनिया भर की समस्याएं का हल नहीं कर सकता जी, लेकिन जो दुनिया की उलझने हैं वो भारत के बिना भी नहीं सुलझाई जा सकती। इसलिए भारत का वहां होना और लोगों के साथ बातचीत करना बहुत जरूरी है जी। इस समय G7 को यह देखना है कि उनकी खुद की एकता और केंद्रीयता पे सवाल उठाए जा रहे हैं जी। वो एक बहुत बड़ी शक्ति होते थे, लेकिन अब जो उनके वैल्यूज थे वो तो दुनिया मान ही नहीं रहा है। दुनिया में ये लोग इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का प्रचार करते थे, दुनिया में तो जगह जगह जंग चल रही है। तो G7 का एजेंडा फेल होते नजर आता है। उसको बचाने के लिए ग्लोबल साउथ की जरूरत है और ग्लोबल साउथ का नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप भारत के और प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में। इसलिए उनका वहां होना इसलिए G7 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो डिवाइसिव मुद्दे हैं उनसे हटकर ये कॉन्ग्रुएंस की ओर हम G7 का ध्यान केंद्रित करें। जी, डॉक्टर शीतल शर्मा, आपसे अगर हम जानना समझना चाहें, एक तो G7 यानी कि इस बार का जो एजेंडा है, क्योंकि युद्ध की छाया इस पर साफ तौर पर देखी जा रही है। जिस तरह से अभी खबरों में हमने बताया कि ट्रंप बीच में इसको छोड़कर चले गए हैं, किस तरह से आप देखती हैं इसका एजेंडा और इसके आउटकम, क्या उम्मीद की जानी चाहिए इससे? आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। एक बार अपना फोन या जो इंटरनेट जैसे जी। अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। G7 में भारत की जो भूमिका है वो बहुत ही स्पष्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके 4 बिंदु मैं पहले आपके सामने रखना चाहूंगी। पहले तो इससे भारत का डिप्लोमेटिक प्रोफाइल बढ़ने वाला है। वो सिर्फ वर्तमान में नहीं, वो फ्यूचर में भी बढ़ने वाला है। जैसा अभी एम्बेसडर सर बता रहे थे कि इसमें G7 जो है वो एक विकसित देशों का एक समूह है। इसको बहुत समय तक एक इकाई के रूप में देखा जा रहा था, बट इसके अंदर जो कॉन्ट्रोडिक्शंस हैं वही जो है वो इस बार उभर कर आ रही हैं। अब भारत की वर्तमान की स्थिति में आप भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि भारत जो है, जैसा कि कहा जाता है, इज वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। और ग्लोबल साउथ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका नेतृत्व करने के लिए, उनको विश्व पटल पर रखने के लिए, उनको ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलवाने के लिए भारत एक बहुत अहम भूमिका अदा करता है एज ए लीडर, एक नेतृत्व की पोजीशन से। पॉइंट नंबर 2 कि भारत का वर्तमान जो है वो इसके भविष्य को निर्धारित करेगा, और भारत का भविष्य जो है वो इस सेंस में देखा जा सकता है कि भारत आने वाले समय में मल्टीपोलर वर्ल्ड को किस तरीके से डिफाइन करेगा। अब जैसा आपने कहा कि इस समय जो G7 पर युद्ध की परछाई पड़ी हुई और जो नेता थे जो वो डिस्कस करने आए हैं, उसकी बजाय जो है कई अन्य बातों की जो चर्चा चल रही है। ट्रंप भी बीच में छोड़कर गए, मैक्रॉन ने कोई स्टेटमेंट दिया, ट्रंप ने उसकी भी निंदा की, एक परिहास सा बनाया मैक्रॉन की स्टेटमेंट का। अब कहने वाली बात यह है कि इनके जो बीच के मतभेद हैं वो अब सामने आ रहे हैं। जब आप शक्तिशाली हैं और आप में ही आपस में टकराव और मतभेद रहेगा तो आप किस तरीके का नेतृत्व देंगे वर्ल्ड को? सबसे पहली बात तो ये आती है। ऐसे में भारत की भूमिका क्या होती है कि भारत अपना डिप्लोमेटिक प्रोफाइल बढ़ा सकता है यहाँ पे और अपने राष्ट्रीय हितों को सामने रख सकता है। भले कि अपने ही राष्ट्रीय हित नहीं, मैं ये कहूंगी कि पूरे के पूरे ग्लोबल साउथ के हित
आगे रखेगा। अब ये लोग तो आपस के झगड़ों में कि भाई ट्रम्प साहब जो है वो यूरोपियन यूनियन से और नाटो से अपना पल्ला खींचना चाह रहे हैं। वहां पे आज उन्होंने एक बात और कही कि 2014 में एक बहुत बड़ी गलती की गई कि रशिया को G8 से निकाल के इसको वापस G7 कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं रशिया के प्रति जो सॉफ्ट स्टैंड है, तो यूरोप इतना कंफ्यूज्ड है, इतना परप्लेक्स्ड है कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि ट्रम्प हमारे साथ खड़े हैं या यूरोप के साथ हैं। और कितने वर्षों से वहां युद्ध चल रहा है, तीसरे वर्ष में पहुंच चुका है, और उसी के साथ ईरान इजराइल पैलेस्टीन जो कॉन्फ्लिक्ट रीजनल है। तो जो मुद्दे डिस्कस होने थे नितिन, वो तो दरकिनार कर दिए गए हैं, और जो अभी मैं कहूंगी जो वर्तमान की समस्या, जो इमीडिएट वर्तमान है, उसकी डिस्कस हो रही है। पर भारत की यहाँ ये अहम भूमिका है कि भारत इन सब से परे रह के, क्योंकि देखिए हम इक्विडिस्टेंट रहे हैं, हमने किसी की भी परछाई बनने की कोशिश नहीं की फॉरेन पॉलिसी में, और ना इतना कुछ होते हुए हमारे सभी के साथ रिश्ते और संबंध अच्छे हैं। तो हम जो है बहुत बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, बड़ी ताकतों के साथ भी, मीडियम रंग ताकतों के साथ भी, और विकासशील देशों के साथ भी, जिनकी हम आवाज बनकर विश्व पटल पर अपने को रखना चाहते हैं। और ये है क्लाइमेट चेंज है, एनर्जी है, फूड सिक्योरिटी है, जिनका रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से कोई लेना देना नहीं है, बट एक गरीब देशों की ये जरूरतें हैं जिनका नेतृत्व भारत बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है। जी, एम्बेसडर सिंह, जब ग्लोबल साउथ की बात होती है, जब उनके मुद्दों की बात होती है, जिस तरह से कि अभी मैडम शीतल शर्मा ने बताया कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ भारत बनना चाहता है, लेकिन ये जो अपने ही मुद्दे हैं और जो भी त्वरित मुद्दे हैं उस पर उलझे हुए हैं G7 के देश, किस तरह से इसको देखते हैं कि क्या कोई एजेंडा शिफ्टिंग जैसी इसमें चीज़ आप देख रहे हैं? क्योंकि जब ट्रंप ये कहते हैं कि रूस को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, चीन के प्रति भी अब फिलहाल उनका बड़ा सॉफ्ट रवैया सा दिखता है, तो एक ट्रेड एग्रीमेंट के भी उनके साथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कैसे देखते हैं इस सम्मेलन में इन सारी छायाओं के बीच में? प्रोफेसर शर्मा की जो बयान है उससे बिल्कुल सहमत हूं, और जो आपने पूछा ये बहुत एक अच्छा प्रश्न है। देखिए, G7 सबसे पहले एकत्रित ताकत की रूप में आगे बढ़ा था जी, और दुनिया भर में उसका इन्फ्लुएंस था जी। अब उसकी खुद की एकता टूटी फूटी नजर आती है, और दुनिया भर में सारे मुद्दों पे उसकी जो केंद्रीयता थी वो भी अब नहीं है। आप देख लीजिए पब्लिक हेल्थ, उसमें ट्रंप सरकार अलग हो गई है जी। आप देख लीजिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अपनी ट्रेड नीति शुरू कर दी है जी। आप देख लीजिए डेवलपमेंट असिस्टेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उससे वो परे हो गए हैं। तो जो ये G7 के एक एकत्रित होके मुद्दे थे, आज वो G7 खुद ही उस पे सहमति नहीं बना सकते जी। अब आपने पूछा रूस और चीन के बारे में जी। राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं रूस को तो कभी निकालना ही नहीं चाहिए था, और किसी प्रश्न के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि हाँ चीन को भी ला सकते हैं, G9 बना सकते हैं। लेकिन अगर आप रूस और चीन को ला सकते हो, फिर आपकी जो लोकतांत्रिक एकता थी उसका क्या महत्व रहा जी। तो ये जो G7 का मुद्दा है, ये यूरोपियन देश और अमेरिका के बीच में फूट पड़ चुकी है जी। वो आपस सहमति नहीं बना चुकी है जी। और जो जापान जैसे देश हैं जो एशिया का G7 मेंबर है, वो चुपचाप बैठा है क्योंकि वो भी यूएस से डरा हुआ है कि हम क्या करें, किस तरह से हम ये उलझन को सुलझाएं। तो इस समय G7 के देश दुनिया की नहीं, अपनी अपनी नीतियों को सुलझाने में लगे हुए हैं। इसमें भारत जब आता है तो भारत को भी अपनी नीतियों के अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लेकिन भारत और जो दो देश हमारे साथ आए हैं, हम ज्यादातर ब्रिक्स के मेंबर्स हैं जी। अब मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और कोरिया, ये 3 गेस्ट को छोड़ दीजिए, जो बाकी गेस्ट हैं वो सारे ब्रिक्स के मेंबर्स हैं जी। तो पिछले 2-3 साल में आप देखिए कि जो G7 गेस्ट है वो ज्यादातर G7 के साथ नहीं ब्रिक्स के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनकी आवाज बुलंद ही नहीं बराबरी से निकलती है। G7 हम लोगों को बराबरी की आवाज देगा, हम उसको सुनेगा तो हम मुद्दे में अपना शामिल होना स्वीकार करेंगे।
जी बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि अगर वो बराबरी की बात कहेगा तो हम अपने उस मुद्दे में शामिल होने की बात कहेंगे। डॉक्टर शीतल, जब हम ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं की बात करते हैं, आपको लगता है कि ये दरअसल अभी जो वार्ता का मुद्दा है उसमें जो ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताएं जिनकी भारत बात करता है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, चाहे वो ऊर्जा सुरक्षा की बात हो, प्रौद्योगिकी की बात हो, आर्थिक सुरक्षा की बात हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड की जानी चाहिए और सुनी जानी चाहिए। ठीक है कि अभी शांति स्थापित करना एक बड़ी चीज़ है, लेकिन बावजूद उसके ये क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सफरर्स हैं वो ग्लोबल साउथ ही है इस पूरी अशांति का। नितिन, कहीं ना जो मीटिंग की टाइमिंग ऐसी रही है, या आप कह दीजिए कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स की टाइमिंग ऐसी रही है कि सारा का सारा एजेंडा डिरेल हो गया है। जी, अब डिरेल हो गया तो इसको दो नजरों से देखते हैं। पहले तो ग्लोबल साउथ जो है वो ग्लोबल नॉर्थ पे बहुत डिपेंडेंट इस सेंस में है कि वहां से फाइनेंशियल असिस्टेंस है, डेवलपमेंटल एड है, एनर्जी है, टेक्नोलॉजी है, क्लाइमेट चेंज के जो क्रिटिकल एनर्जी ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं उन पे डिपेंडेंट है। उसके अलावा यहाँ की फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड जो माइग्रेशन है, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज है या ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, दे लुक अप टू ग्लोबल नॉर्थ कि भाई हमें यहाँ से टेक्नोलॉजी मिलेगी, यहाँ से फाइनेंसिंग मिलेगी। पर आप देखिए कि जैसे ग्लोबल नॉर्थ में या G7 में जो दरार पड़ रही है, दरार किस लिए पड़ रही है? जैसे एक मुद्दा तो क्लाइमेट चेंज का है जिसको ट्रंप ने दरकिनार कर दिया, दूसरा डिजिटल पॉलिसी, डिजिटल फ्रेमवर्क्स को उनको उन्होंने दरकिनार कर दिया, तीसरा अब जो मुद्दा है जो नाटो की अम्ब्रेला में थे तो उन्होंने कहा कि भाई G7 के मेंबर्स जो हैं वो अपना डिफेंस बजट 5% करें। नाटो में तो 2% के लिए था ही, तो उन्होंने कहा 5% करो, तो उसमें भी उनका हाहाकार मच रहा है। अब जब देखिए, जब ये आपस में ही इतना कॉन्फ्लिक्ट लेकर जा रहे हैं तो ये दूसरों की क्या आप समझिए सहायता करेंगे। पर फिर भी कहीं ना कहीं जो है, या जैसे यूरोपियन यूनियन मान लीजिए, यूरोपियन यूनियन एक नॉर्मेटिव एक्टर के रूप में काम करता है, ग्रीन डील के बारे में, नेट जीरो एमिशंस के बारे में कुछ गोल्स रखे हैं, कुछ टारगेट रखते हैं। पर जो साउथ की कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, वो इन सब चीजों को कैसे प्राप्त करेंगी? उनको तो डिकार्बनाइज करने में टाइम लगेगा, उनके पास वो टेक्नोलॉजीज नहीं है, ना तो उनको अपने, नहीं तो उनको अपने उस पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा डेवलपमेंटल स्टैंडर्ड्स पे। वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां की इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं है। तो भारत एक ऐसा देश है जो दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम कर सकता है। भारत एंगेज वेस्ट को और विकसित देशों को भी कर सकता है, विकासशील काफी हद तक विकसित होने के कगार पे है, और इधर से जो देश विकसित नहीं है उनकी और वेस्ट के बीच में एक डिवाइड को जो है ब्रिज करने की वो करता है। तो यही भारत की प्राथमिकता है। आप कुछ हद तक ये कह सकते हैं कि भाई चाइना इस रोल में स्टेप इन कर सकता है, पर चाइना का वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है। जी बिल्कुल, वो तो एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल पावर है जो विकसित है, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड है, कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल और जो भारत, जो चीन की नीतियां रही हैं वो, जी बिल्कुल, जो चीन की नीतियां रही हैं उन पर भी लगातार जो उसकी आक्रामकता रही है उस पर प्रश्न चिन्ह है। जो भारत की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उस पर लगातार दुनिया भरोसा करती रही है। तो भारत का इस लिहाज से ऑल्टरनेटिव चीन शायद नहीं हो सकता है। फिलहाल एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो शायद अब समय कम है उसकी वजह से चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन जो द्विपक्षीय बैठकें हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं, जो साइडलाइंस पर होने वाली हैं, और उनसे जो आउटकम होगा वो हम अपने दर्शकों तक निश्चित तौर पर पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए एम्बेसडर गुरजीत सिंह और डॉक्टर शीतल शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि इजराइल ईरान जारी है घमासान। नई सुबह, नई शुरुआत, डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।
जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। भूख लगी है क्या? अरे भूख चढ़ तू। अरे भाभी रुको, ओए लड़के वाले आ गए। खाली खाली। अरे खड़े हाथ क्या जोड़ रहा है? खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे इजराइल ईरान संघर्ष की। हर गुजरते दिन के साथ ईरान और इजराइल के बीच घमासान और तेज हो रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे को निशाना बनाने में जुटे हुए हैं। ईरान ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और खुफिया ठिकानों पर हमले का दावा किया है, तो इजराइल का दावा है कि उसने ईरानी जनरल अली शादमानी को मार गिराया है। वहीं ईरान इजराइल संघर्ष का असर G7 की बैठक पर भी दिखा, जहां यह संघर्ष चर्चाओं का केंद्र बिंदु रहा। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैठक को बीच में छोड़कर अमेरिका पहुंच गए। इजराइल ईरान संघर्ष का असर कनाडा में जारी G7 की बैठक में भी दिखा, जहां से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैठक को बीच में ही छोड़कर वॉशिंगटन के लिए रवाना हो गए। व्हाइट हाउस के मुताबिक मध्य पूर्व में तनाव को देखते हुए ट्रंप ने यह फैसला लिया। हालांकि वॉशिंगटन के रास्ते ट्रंप ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि वो सिर्फ सीज फायर नहीं चाहते, बल्कि संघर्ष विराम से बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं। इजराइल को समर्थन देने के सवाल पर ट्रंप ने नेतन्याहू के पहले वाले बयान को ही दोहरा दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। तेहरान खाली करने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा कि वो सिर्फ लोगों को सुरक्षित देखना चाहते हैं। चेतावनी भरे लहजे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने किसी भी प्रकार की शांति वार्ता के लिए ईरान से संपर्क नहीं किया है, लेकिन नागरिकों की जिंदगी बचाने के लिए तेहरान को प्रस्तावित समझौता स्वीकार करना ही होगा। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। याद रखें, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। आपको इसमें बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। बहरहाल संघर्ष के 5वें दिन भी दोनों तरफ से घमासान जारी रहा। रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने मंगलवार को तेल अवीव स्थित इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हवाई हमला किया।
मोसाद हेडक्वार्टर पर हमले का वीडियो भी सामने आया, जिसमें वहां भीषण आग की लपटें देखी गई। इजरायल ने ईरान की तरफ से 30 मिसाइलें दागे जाने की पुष्टि की। दूसरी तरफ इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई में ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अली शादमानी की मौत हो गई। शादमानी ईरान की सैन्य आपात कमान के प्रमुख थे। उन्होंने 4 दिन पहले ही पद संभाला था। इस बीच इजरायली सेना के तेहरान पर हमले और ट्रंप के ताजा बयान के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। शहर की पुरानी ग्रैंड मार्केट बंद है तो पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें देखी गईं। संभावित हमले को देखते हुए तेहरान का डाउनटाउन इलाका खाली हो चुका है। इस बीच संघर्ष की स्थिति को देखते हुए सभी देशों ने अपने अपने नागरिकों को निकालने की कवायद शुरू कर दी है। बढ़ते तनाव और सैन्य संघर्ष के बीच भारत सरकार ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए त्वरित कदम उठाए हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने स्थानीय ईरानी अधिकारियों के साथ समन्वय कर भारतीय छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। हालांकि ईरान के हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण एयरलिफ्ट संभव नहीं है, इसलिए भारतीय दूतावास ने वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करते हुए लगभग 100 भारतीय नागरिकों को सोमवार को आर्मेनिया के रास्ते सुरक्षित निकालने में सफलता हासिल की है। दरअसल ईरान में अनुमानित 10,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें 1,595 से अधिक छात्र और 183 तीर्थयात्री शामिल हैं। भारतीय दूतावास ने उन भारतीय नागरिकों को जिनके पास स्वयं के परिवहन साधन उपलब्ध हैं, तेहरान छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा होगी कि जनगणना पर क्यों ठनी रार। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। नई टेस्ट का असली टेस्ट MDA जिंजर गार्लिक पेस्ट। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. Welcome you on board. स्वागत है आपका स्काईफ्लाई। सर मैंने बिजनेस क्लास के लिए तो वहाँ पे भूख लगी और ये सब। Excuse me? Yes, sir. Get me one veg sandwich, orange juice and some cashews. Sorry, sir. आज फ्लाइट पे खाना नहीं है, सर। आशा करते हैं आपकी उड़ान सुखद हो। क्यों? किसान छुट्टी पे है, सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जनगणना को लेकर अधिसूचना क्या जारी हुई, देश की सियासत में मानो नई गिनती शुरू हो गई।
बीजेपी ने इसे विकास का आधार बताया तो कांग्रेस ने जातिगत गणना को लेकर फिर सवाल उठा दिए। अब आंकड़ों की इस जंग में जुबानी तीर भी चलने लगे हैं और वहीं आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे अच्छी बात यह है कि पहली बार जनगणना में मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग होगा और लोग स्वगणना भी कर सकेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। जनगणना पर अधिसूचना जारी, बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जनगणना की घोषणा के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने अधिसूचना में जाति शब्द न होने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तेलंगाना मॉडल की बात की तो भाजपा ने करारा प्रहार करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरअंदाज करने की कांग्रेस की आदत पुरानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए समावेशी विकास पर केंद्रित है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रेस रिलीज में साफ कहा गया है कि जनगणना के साथ साथ स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण और जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। कांग्रेस गलत तरीके से तेलंगाना का उदाहरण दे रही है। वहीं पूरी जनगणना नहीं बल्कि सिर्फ सर्वेक्षण कराया जा रहा है। ये तेलंगाना का गवर्नमेंट ऑर्डर है, शासकीय आदेश है। शासकीय आदेश जो तेलंगाना का है उसमें 3 बार जाति शब्द लिखा हुआ है, जाति जनगणना लिखा हुआ है, जाति सर्वे लिखा हुआ है। ये एमएचए का है जो कल आया। कहां है इसमें कास्ट? क्यों नहीं है? सरकार प्रेस रिलीजेस से नहीं चलती, सरकार शासन आदेशों से चलती है। इतने लंबे समय तक सरकार में रहने के बाद कम से कम कांग्रेस पार्टी को टेक्निकल इश्यूज समझने चाहिए। जातिगत जनगणना का नोटिफिकेशन केंद्र के द्वारा होता है। राज्य जातिगत जनगणना कर ही नहीं सकते तो किस राज्य के नोटिफिकेशन को दिखा रहे हो? वो केवल सर्वे कर सकते हैं। जिस राज्य का उदाहरण दे रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री तो अभी बोल रहे हैं, उनका आज ही का बयान आया है कि पैसे की कमी हो गई है। वहीं एनडीए शासित प्रदेशों में इस पहल का स्वागत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुझे विश्वास है कि जिन लोगों का भविष्य अंधकार में था, इससे उनका भविष्य उज्जवल होगा। जबकि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर राजनीति करने पर आमादा है। वे सिर्फ भ्रम फैलाने की राजनीति करना जानते हैं। सारे रास्ते इस जनगणना के बाद और जातिगत जनगणना के बाद ये खुलेंगे और बहुत सारे लोगों का जो भविष्य अंधकार में था वह भविष्य उज्जवल होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे को लेकर राजनीति करने का काम करती है। देश में भ्रम फैलाओ, भय दिखाओ और वोट हासिल करो, ये कांग्रेस की नीति होती है हमेशा। इस मामले में भी शुरू में क्या कहा इन्होंने कि कभी होगा नहीं करने वाले हैं, करेंगे कब, ये सारे प्रश्न उन्होंने किया। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि पहली बार जनगणना मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके डिजिटल माध्यम से की जाएगी और लोगों को स्वगणना का प्रावधान भी उपलब्ध कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको एक और अच्छी खबर दिखाते हैं जो कि दिल्ली से है। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं और आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। दिल्ली में अब वो लोग भी फ्री इलाज पा सकेंगे जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। देश की राजधानी में आज से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुल गए हैं, जहां मुफ्त दवाइयां, जांच और योग सब कुछ फ्री मिलेगा। दिल्ली में आज 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुले जहां मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। देखिए धीरज कुमार की यह खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली की जनता को मिली स्वास्थ्य की बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत दिल्ली के सभी कैबिनेट मंत्रियों ने अपने अपने क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। एक ही दिन में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 17 जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ हुआ। जी प्रधानमंत्री जी ने जो दिल्ली की जनता को वादा दिया था, हम उसके काम की ओर अग्रसर हैं। हम 100 दिन में जो बोले थे कि हम ये करके दिखाएंगे। हमने आयुष्मान मंदिर के बारे में बोला कि हम अपनी प्रॉपर्टी में बनाएंगे और ऐसा बनाएंगे जो देखने में आपको बदलाव दिखेगा। केंद्र सरकार की तरफ से 5 साल पहले ही 2400 करोड़ रुपए की सौगात दिल्ली सरकार को मिली थी, लेकिन
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस धनराशि का उपयोग नहीं किया। नतीजा निकला कि जनता टूटी फूटी और दवा डॉक्टरों से मुक्त मोहल्ला क्लिनिक में इलाज के लिए ठोकरें खाती रही और आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर मरीजों को और अधिक बीमार बनाती रही। तब आया दिल्ली में चुनाव का साल। केंद्र की एनडीए सरकार ने राजधानी में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निर्माण कर दिल्ली की जनता को मुफ्त में दवा देने का वायदा किया था, जिसे सरकार पूरा करने जा रही है। और मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली में 33 जगहों पर ऐसे आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। अभी लगभग 100 ही दिन हुए हैं सरकार को और ये आरोग्य मंदिर हमने खोल दिए हैं। अगले 8 महीने में हम दिल्ली में 1140 जगहों पर ऐसे आरोग्य मंदिर खोलेंगे। यहाँ न केवल डॉक्टर है, परीक्षण है, बल्कि साथ ही साथ सारे लैब टेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं और बिल्कुल निःशुल्क हो रहे हैं। आइए देखते हैं कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर की तस्वीर, जहां सुविधाएं तमाम हैं। यहां LFT, KFT जांच की सुविधाएं हैं, लिपिड प्रोफाइल जांच जैसी सुविधाएं हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं हैं, टीकाकरण और लैब की सुविधाएं हैं। 200 से अधिक प्रकार की दवाइयां मुफ्त में उपलब्ध हैं। दूसरी तरफ देखते हैं मोहल्ला क्लिनिक की तस्वीर। डॉक्टरों को मरीजों की संख्या के आधार पर तनख्वाह मिलती थी। न ठीक तरह से दवाई की और न ही मेडिकल केयर की सुविधा थी। प्रेग्नेंट महिलाओं की डिलीवरी की भी कोई सुविधा नहीं थी। यहाँ पर LFT, KFT जैसी जांच का अभाव था। मोहल्ला क्लिनिक में अमूमन सर्दी, खांसी और फ्लू का ही इलाज होता था। तस्वीरों से ही साफ झलकता है कि मोहल्ला क्लिनिक किस तरह अभाव में कार्य करता था। रोड किनारे नालों के ऊपर एक पोटा कैबिन रख दिया गया। उसमें टेम्परेरी हेल्थ ऑफिसर जो दिहाड़ी पे इस प्रकार से रखा गया कि पर पेशेंट 40 रुपए मिलेंगे। ना दवाई, ना मेडिकल केयर, ना किसी भी तरीके का क्योर, ना प्रिवेंशन। आप समझिए कि ये मोहल्ला क्लिनिक पिछली सरकार के हेल्थ मॉडल का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा था। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिल्ली की जनता के लिए स्वास्थ्य क्रांति है, जहां मरीज इलाज के साथ साथ अपनी परेशानी या शिकायत भी दर्ज करा पाएंगे। धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि फिर गूंजेंगी सैलानियों की खिलखिलाहट। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला NDH मसाला। क्या खाएगा? ऑर्डर ले ले भाई। वो छोटू चिंटू जो भी है, रोटी छोटी लगा दे। उत्तरी ऑर्डर ले ले। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रोमोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रोमोर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। भूख लगी है क्या? अरे भूख
अरे भाभी रुको, ओए लड़के वाले आ गए। खाली खाली अरे खड़े हाथ क्या जोड़ रहा है? खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना अन्ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे है, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और पहलगाम में हुई बर्बर आतंकी हमले के बाद घाटी में सुरक्षा कारणों से बंद किए गए पर्यटन स्थल और पार्क चरणबद्ध तरीके से फिर से खोले जा रहे हैं। इस खबर पर पर्यटकों ने खुशी जाहिर की है और उम्मीद की जा रही है कि ये पर्यटन स्थल एक बार फिर से गुलजार होंगे और यहां सैलानियों की खिलखिलाहट फिर से गूंजेगी। आतंकियों ने अपने नापाक इरादों से जिस जगह की रौनक बेरौनक कर दी थी, उसी घाटी में फिर से सैलानियों की खिलखिलाहट गूंजेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐलान किया है कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा कारणों से बंद किए गए पर्यटन स्थल और पार्क चरणबद्ध तरीके से फिर से खोले जा रहे हैं। फिर से खोले गए स्थलों में बेताब घाटी, वेरीनाग, कोकरनाग, अच्छाबल मुगल गार्डन और पहलगाम क्षेत्र के पार्क शामिल हैं। श्रीनगर में बादामवारी, डक पार्क और हजरत बल के पास तकदीर पार्क को भी जनता के लिए खोल दिया गया है। इस कदम से पर्यटक बेहद खुश हैं। आज हम यहाँ बादामवारी घूमने आए हैं और काफी कुछ देखने को मिल रहा है, नया नया, बहुत अच्छा लग रहा है। आने से पहले हमें भी थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन हमने सोचा ठीक है जाकर देखते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आकर देखा तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, टूरिस्ट को तो बिल्कुल भी नहीं है। हम दिल्ली से आए हैं और हमें यहाँ पर आके काफी अच्छा लग रहा है और जो जगहें बनती है वो काफी सारी खोल दी गई हैं। कल हम बेताब वैली और चंदनवाड़ी गए थे, वो तो बंद थी कल, लेकिन उन्हें बता रहे हैं वो भी आज खोल दी गई हैं। बाकी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सब सिक्योरिटी बहुत अच्छा है। जो बाकी और सब लोग आना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का यह फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि आतंकी आकाओं और उन्हें पालने पोसने वालों के गाल पर करारा तमाचा है। ये संदेश है कि घाटी आतंकी धमाकों से नहीं, बल्कि कैमरों के क्लिक और बच्चों के किलकारियों से गूंजेगी। एलजी ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में और भी कई स्थानों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। प्रशासन को उम्मीद है कि इस फैसले से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। Great taste का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। वेलकम यू ऑन बोर्ड। स्वागत है आपका स्काई फ्लाइट। सर मैंने बिजनेस क्लास के लिए तो वहाँ पे भूख लगी और ये सब। Excuse me? Yes, sir. Get me one veg sandwich, orange juice and some cashews. Sorry, sir. आज फ्लाइट पे खाना नहीं है, सर। आशा करते हैं आपकी उड़ान सुखद हो। किसान छुट्टी पे है, सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। क्या खाएगा? डेडी नूडल। ऑर्डर ले ले भाई, वो छोटू चिंटू जो भी है, रोटी छोटी लगा दे। उत्तरी टोरडो।
ऑर्डर ले ले। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रोमोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रोमोर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और न्यूज़ नाइट के आज के अंक में हम अब समापन की ओर पहुंच चुके हैं, तो आपको छोड़े जाएंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जिन्हें देखिए आप फटाफट अंदाज में, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। एयर इंडिया की अहमदाबाद लंदन फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण मंगलवार को रद्द कर दी गई। ये वही रूट है जिस पर AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। वहीं इंडिगो की कोच्चि से दिल्ली उड़ान भरने वाली फ्लाइट 6E2706 को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद नागपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बीते 2 दिनों में 3 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान में तकनीकी समस्या देखी गई। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र येदियुरप्पा, कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक, एन रविकुमार समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। भाजपा ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के इस्तीफे की मांग की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की नई OBC सूची में 76 मुस्लिम जातियों को शामिल करने पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए 76 नई जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC सूची में शामिल करने का फैसला किया था। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं ने कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद रेखा गुप्ता ने गृह मंत्री की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्र सेवा, संगठन, सुशासन के प्रति उनका दृष्टिकोण और नेतृत्व हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। रेखा गुप्ता ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली के जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा भी हुई। कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ की कर्नाटक में रिलीज को रोकने को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि भीड़ को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो नियंत्रण अपने हाथ में ले। राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो राज्य में कानून का शासन कायम करे। भारतीय सेना की एक टुकड़ी द्विवार्षिक भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 8वें संस्करण में भाग लेने के लिए मंगलवार को रवाना हुई। यह अभ्यास 18 जून से 1 जुलाई तक कैंप लार्जैक ला कैवेलरी फ्रांस में चलेगा। इस अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय दल में सेना के 90 सैन्य कर्मी शामिल रहेंगे।